ईशान और उसकी पत्नी अपने गांव से दूर, अपने माँ बाप से दूर शहर में रहते हैं। उसके पिताजी खेती का काम करते हैं। उन्होंने अपने बेटे की तरक्की के लिए क्या कुछ नहीं किया, लेकिन बेटे बहू उन्हें गांव के गंवार समझते हैं, इसलिए उन्हें कभी अपने घर बुलाते नहीं थे, ना ही गांव जाते थे। कुछ दिन बाद ईशान का जन्मदिन था। जन्मदिन वाली रात को 12 बजे फ़ोन की घंटी बजती है तो ईशान की आंखें खुलती हैं और उधर से आवाज़ आती है, जन्मदिन मुबारक हो मेरे लाल, जुग जुग जियो मेरे लाल, भगवान तुम्हें लंबी उम्र और हमेशा तुम्हारी रक्षा करे। इतना सुनना होता है कि ईशान अपनी माँ से गुस्सा हुए बोलता है, अरे माँ, आपको इतनी भी तमीज़ नहीं है कि रात में किसी की नींद डिस्टर्ब नहीं करते। आप मुझे जन्मदिन की बधाई सुबह भी दे सकती थी। और गुस्से में फ़ोन पटक कर रख देता है। फिर सुबह ईशान का फ़ोन बजता है तो सुबह उसके पिताजी का फ़ोन था। उन्होंने भी अपने बेटे को उसके जन्मदिन की बधाई दी, लेकिन ईशान का रवैया पिताजी के साथ भी अच्छा नहीं था। ईशान के पिताजी आगे बोलते हैं, बेटा तेरी माँ बहुत बीमार है, उसका इलाज करवाना है। डॉक्टर ने उसको दिल का ऑपरेशन बोला है। बेटा, ऑपरेशन के लिए कुछ पैसों की ज़रूरत है। अगर अभी पिताजी का इतना ही कहना था कि ईशान अकड़ते हुए बोला, अरे पिताजी, माँ जी की उम्र हो गई है, अरे क्या ज़रूरत है इतना पैसा खर्च करने की, और वैसे भी पिताजी मेरे भी बच्चे हैं, उनकी पढ़ाई में इतना खर्च हो जाता है कि कुछ बचता ही नहीं। और फ़ोन काट देता है। ईशान अपने पिताजी की पूरी बात सुने बिना ही फ़ोन कट कर देता है। ईशान का फ़ोन कटते ही उसकी पत्नी गीता पीछे से बोलती है, पता नहीं तुम्हारे पिताजी का पैसे से पेट ही नहीं भरता, जब देखो मुंह उठाए पैसे मांगते रहते हैं। यहाँ अपना खर्च उठाना तो मुश्किल है, इन बूढ़े बुढ़िया का खर्च क्या खाक उठाएंगे। और अपने पति से बड़े प्यार से बोलती है, सुनो, 10 दिन बाद मेरे भाई की शादी की सालगिरह है, मुझे कुछ रुपए देना, क्योंकि उसकी पहली सालगिरह है। तो मैं सोच रही हूँ कि अपने भाई भाभी को एक एक सोने का ब्रेसलेट दे देती हूँ। तभी ईशान अपनी पत्नी गीता से बोलता है, हाँ हाँ मेरी प्यारी सी पत्नी जी, जैसा तुम्हारा हुक्म। और तुरंत ही गीता के अकाउंट में 2 लाख रुपए ट्रांसफ़र कर देता है और हंसकर बोलता है, और भी कुछ तुम्हें खरीदना हो तो वह खरीद लेना। और अपना बैग उठाकर ऑफिस को निकलने लगता है तो गीता ने डांटते हुए बोलती है, प्लीज़ ज़रा आज शाम को जल्दी आना, मैंने तुम्हारे लिए एक पार्टी रखी है। हाँ हाँ आ जाऊँगा, ईशान बोलता है और ऑफिस को निकल जाता है। ईशान मनोहर जी का अकेला बेटा है। मनोहर जी अब बहुत बूढ़े हो गए हैं। 70 वर्षीय वृद्ध मनोहर जी एक किसान हैं और 65 वर्षीय राम देवी जी उनकी पत्नी अब ज़्यादा ही बीमार रहने लगी थी। राम देवी जी के पति को डॉक्टर ने दिल का ऑपरेशन बोल दिया था, लेकिन मनोहर जी के पास इतना भी पैसा नहीं था कि वह उनकी अच्छे से दवा ही करा सकें। ऑपरेशन कराना तो बहुत बड़ी बात थी। बेटे के मना कर देने के बाद तो मनोहर जी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि आखिरी उम्मीद तो उन्हें ईशान से ही थी। अब वह क्या करे, उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि अभी तक उन्होंने जितना भी पैसा कमाया था सब अपने बेटे की पढ़ाई लिखाई में ही लगा दिया था, क्योंकि वह नहीं चाहते थे कि उनका बेटा उनकी तरह किसान बने। ऐसा नहीं, वह अपने बेटे के ऊपर ही सारा पैसा खर्च कर चुके थे। उन्होंने अपने बुढ़ापे के लिए भी कुछ पैसा बचा कर रखा था। वह नहीं चाहते थे कि बुढ़ापे में वह अपने बेटे के ऊपर बोझ बने, इसलिए उन्होंने 5 लाख की एक एफडी करा रखी थी। यह एफडी उन्होंने लगभग 8-10 साल पहले ही करा दी थी, ताकि जब वह बुजुर्ग हों तो उन्हें अपने बेटे के सामने हाथ ना फैलाना पड़े। लेकिन कहते हैं ना, ईश्वर के आगे हमारी एक नहीं चलती है। हम चाहें कितनी भी व्यवस्था करके रख लें, अगर हमें दुख भोगना है तो उसको कोई रोक नहीं सकता।
मनोहर जी के साथ भी ऐसा ही हुआ था। उनके बेटे ईशान का 8 साल पहले एक रोड एक्सीडेंट हो गया था, जिसमें ईशान गंभीर रूप से घायल हो गया था और उसकी जॉब भी तब नहीं लगी थी। तो मनोहर जी ने अपनी एफडी का पैसा उसके इलाज में ही खर्च कर दिया, इसलिए उनके पास कुछ भी नहीं बचा। अब सिर्फ बची थी तो उनके पास खेती। लेकिन कहते हैं ना कि मजबूरी आती है तो चारों तरफ से आती है। 3 से 4 साल बारिश भी अच्छी ना होने से खेती भी अच्छी नहीं हुई, तो अपना घर चलाना ही मुश्किल हो गया। तो बचत करना तो दूर की बात थी, और मनोहर जी की उम्र भी इतनी नहीं थी कि वह बहुत ज़्यादा मेहनत कर सकें। इसलिए 1-2 बार ईशान से पैसे मांगने की नौबत आ गई, लेकिन कभी भी मनोहर जी ने 8-10 हज़ार से ज़्यादा पैसे नहीं मांगे। बस आज जब रहने की माँ के इलाज में ज़्यादा पैसे लगने थे, इसलिए उन्होंने ईशान को फ़ोन पर पैसे मांगने की बात कही। लेकिन ईशान ने अपने पिता की पूरी बात भी नहीं सुनी। पैसा देना तो दूर की बात है, राम देवी जी की तबीयत तो खराब ही होती जा रही थी, लेकिन ईशान ने एक बार भी अपनी माँ का हालचाल नहीं पूछा कि कहीं पिताजी फिर से माँ के इलाज के लिए पैसे ना मांग दें। अब मनोहर जी को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। मनोहर जी ने 2-4 बार फ़ोन भी मिलाया, लेकिन ईशान ने फ़ोन नहीं उठाया। अब मनोहर जी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करें। वह किसी भी कीमत पर अपनी पत्नी को खोना नहीं चाहते थे। उन्हें जब कुछ भी समझ में नहीं आया तो उन्होंने अपनी 4 बीघा ज़मीन बेच दी, जिससे उन्हें 12 लाख रुपए मिल गए। अब मनोहर जी ने उन रुपयों से सबसे पहले अपनी पत्नी का ऑपरेशन कराया, और ऑपरेशन भी सफलतापूर्वक हो गया। मनोहर जी की पत्नी के ऑपरेशन और दवा और खाने पीने में 11 लाख खर्च हो गए। अब मनोहर जी के पास सिर्फ 1 लाख रुपए ही बचे थे। अब मनोहर जी सोचने लगे कि घर पर बैठकर हम दोनों कब तक 1 लाख रुपए से गुजारा कर पाएंगे। और अब खेती भी उनके पास 1 बीघा ही बची थी, और कभी बारिश होना कभी ना होना वह अलग से। अब उनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वह उदास मन से बैठे हुए विचारों में खोए हुए थे कि पास लेटी हुई उनकी पत्नी राम देवी जी गौर से उन्हें देखे जा रही थी, और मन में सोचती हैं कि जिस बेटे के लिए हम लोगों ने इतना कुछ किया, ना दिन देखा ना रात, बस मेहनत ही करते रहें, उस बेटे को पढ़ाने लिखाने में हमने अपना सब कुछ गंवा दिया और दिक्कतें भी झेली अलग से। आज उसी बेटे ने हमें धोखा दे दिया। और वे रोने लगती हैं। तभी उनकी रोने की आवाज़ सुनकर मनोहर जी अपनी सोच के भंवर से बाहर आते हैं और अपनी पत्नी को यूं रोता हुआ देखकर बोलते हैं, तुम क्यों रो रही हो राम देवी, तुम्हारे साथ हूँ मैं। राम देवी जी रोते हुए कहती हैं, लेकिन हमारे बेटे ने तो अभी। राम देवी जी अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाती और उनकी बात काटते हुए मनोहर जी बोलते हैं, आज के बाद कोई भी इस घर में उस नालायक का नाम नहीं लेगा। समझो हमारा बेटा हमारे लिए मर गया। भले ही मनोहर जी ऐसा बोल रहे थे, लेकिन आंखों में आंसू तो उनके भी थे। जिस बेटे पर अपना सब कुछ निछावर कर दिया, उसी ने बुढ़ापे और बुरे वक्त में उनका साथ छोड़ दिया। तभी उनके
कानों में माइक से बोलते हुए एक आदमी की आवाज़ आई, सुनो 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 भाइयों और बहनों, सुनो सभी लोग, बहुत ध्यान से सुनो और प्यार से सुनो। आज आपके अपने प्यारे से गांव में शाम 5 बजे हमारे भाइयों के लिए कृषि से संबंधित मेला लग रहा है। यहाँ देश के जाने माने कृषि विशेषज्ञ अपने ज्ञान को आपके साथ बांटेंगे, साथ ही आपका मार्गदर्शन भी करेंगे। तो भाइयों और बहनों, तैयार हो जाओ आज शाम 5 बजे अपने गांव के सरकारी स्कूल में आने के लिए। कृपया करके ज़्यादा से ज़्यादा लोग सही समय पर सरकारी स्कूल में पहुंच आने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मनोहर जी बड़े ही ध्यान से उनकी बातों को सुन रहे थे, लेकिन मन में निराशा इतनी थी कि उन्होंने उसकी बातों को सुनकर भी अनसुना कर दिया और अपनी पत्नी के लिए खाना बनाने लगे। मनोहर जी ने खाना बनाया और अपनी पत्नी को खिलाया और साथ में खुद भी खाया और थोड़ा सा आराम करने के लिए सोचने लगे। लेकिन तभी उनके दरवाजे की कुंडी बजी और वह दरवाज़ा खोलने चले गए तो उन्होंने देखा कि एक 20-22 साल का जवान लड़का खड़ा है। पहले तो मनोहर जी उसे पहचान ही नहीं पाए। जब उस व्यक्ति को लगा कि मनोहर जी ने उसे पहचाना नहीं है तो वह मनोहर जी से बोला, मैं आपके मामा की लड़की का लड़का हूँ, राजेश। मनोहर जी शायद ठीक से उसकी बात नहीं सुन पाए और वे फिर भी उसे अचरज भरी निगाहों से देखते रहे। तब राजेश ने फिर से कहा कि मैं आपके मामा की लड़की का लड़का राजेश हूँ। तब मनोहर जी राजेश की बात सुनकर बड़े ही जोर से बोलते हैं, अरे राजेश तू, अरे बूढ़ा होने के कारण तुझे पहचान नहीं पाया। 10 साल पहले ही तुझे देखा था। अरे अरे बाहर क्यों खड़ा है, अंदर आजा, तेरा ही घर है। तब राजेश मनोहर जी के पैर छूकर अंदर आता है और अंदर राम देवी जी के पास बैठकर उनका हालचाल पूछता है। वह उनके ऑपरेशन की बात सुनकर दंग रह जाता है और आगे बोलता है कि मुझे किसी ने बताया ही नहीं। उसकी बात सुनकर मनोहर जी उससे बोलते हैं, बेटा मैंने किसी को कुछ भी नहीं बताया था। तब बातों बातों में मनोहर जी बोलते हैं, बेटा तुम्हारा यहाँ आना कैसे हुआ? तब राजेश बोलता है, मुझे कृषि विभाग वालों ने गांव के कृषि उत्थान कार्यक्रम के सिलसिले में यहाँ भेजा है और मेरा यहाँ पर 5 साल के लिए ट्रांसफ़र हुआ है। आज ही मुझे आपके सरकारी स्कूल में कार्यक्रम का प्रबंध कराना है। तभी मनोहर जी को भी सुबह अनाउंस हो रही बात याद आई। वह राजेश से बोलते हैं, बेटा तुम कहाँ रुके हो? तो राजेश बोलता है, अभी तो कुछ पता नहीं, माँ ने कहा था कि सबसे पहले गांव पहुंचकर आप लोगों से मिल लूँ। तब मनोहर जी बोलते हैं, बेटा अच्छा किया जो तुम यहाँ मिलने आ गए, तुमसे बात करके हमें भी बहुत अच्छा लगा। फिर राजेश मनोहर जी से पूछता है कि ईशान भैया कैसे हैं? मनोहर जी उसे कुछ जवाब नहीं देते और बात को पलट देते हैं और बोलते हैं, बेटा तुम्हें भूख लगी होगी। तभी राजेश बोलता है, अरे नहीं नहीं, मैं यहाँ आने से पहले कृषि दफ्तर गया था, वहाँ चाय नाश्ता पकौड़े खा चुका हूँ, तो बेटा तुम आराम करो। ऐसा कहकर वह राजेश को ऊपर वाले कमरे में ले जाते हैं। ऊपर जाकर राजेश मनोहर जिसे पूछता है, आप भी चल रहे हैं ना आज के कार्यक्रम में? तभी मनोहर जी बोले, नहीं बेटा, अब ज़मीन ही नहीं रही तो कैसा कार्यक्रम। मनोहर जी का इतना ही बोलना होता है तो राजेश आश्चर्य से बोलता है कि माँ तो बता रही थी कि आपके पास 5 बीघा ज़मीन है। ज़मीन का नाम सुनते ही मनोहर जी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह अपनी भावनाओं को दबाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कहते हैं ना कि यदि कोई प्यार से 2 बोल बोलने वाला मिल जाए तो अंदर का गुब्बार
अपने आप ही निकल पड़ता है। ऐसा ही हुआ मनोहर जी के साथ। उनका दुख दर्द बांटने वाला कोई भी नहीं था, लेकिन राजेश ने जैसे ही उनकी आंखों में आंसू देखे तो उनकी आंखों के आंसू पोंछते हुए बोला, अरे आप परेशान मत होइए, और उन्हें आराम से चारपाई पर बैठाता है और खुद भी उनके पास बैठ गया और बोला, आप मुझे आराम से अपने दिल की बात बताइए। मैं भी तो आपका बेटा जैसा ही हूँ, और मैं यह कैसे भूल सकता हूँ कि आपने हम लोगों की तब मदद की थी जब सबने हमसे दूरी बना ली थी। तब तो मेरी नौकरी भी नहीं लगी थी और पिताजी भी स्वर्ग सिधार गए थे। तब आपने ही मेरी माँ को 1 लाख रुपए दिए थे, जिससे माँ ने अपना अचार और पापड़ बनाने का छोटा सा बिजनेस शुरू किया था और मुझे पढ़ा लिखा कर अपने पैरों पर खड़ा किया। और जब माँ ने आपको 1 लाख रुपए देने भी चाहे तो आपने कहा था कि वह उनकी छोटी बहन है और कोई भी भाई अपनी बहन की मदद निस्वार्थ भाव से करता है, ना कि किसी स्वार्थ से। ऐसा बोलते हुए राजेश अपना सर मनोहर जी की गोद में रख देता है और रोते हुए बोलने लगा, अगर आप ना होते तो हम लोग जाने कहाँ जाते। तभी मनोहर जी उसे चुप कराते हैं और राजेश उन्हें सीने से लगाकर बोलता है, आप तो हमारे पिता के समान हैं। मनोहर जी राजेश की बात सुनकर भाव विभोर हो जाते हैं और उसको सीने से लगाकर बोलते हैं, बेटा आज जो तुमने मुझे मान आदर प्यार और सम्मान दिया है वह तो मैं अपने बेटे से पाने को ही तरस गया हूँ। काश भगवान मुझे भी तुम्हारे जैसा समझदार बेटा देता। न जाने मैंने कौन से बुरे कर्म किए थे जो ईशान जैसा बेटा मुझे प्राप्त हुआ। और ऐसा बोलते बोलते मनोहर जी ज़ोर ज़ोर से रोने लगते हैं। अरे नहीं नहीं, मैं भी तो आपका बेटा ही हूँ। और बड़े प्यार से मनोहर जी को चुप कराता है और मनोहर जी से बोलता है कि आप पहले शांत हो जाइए और पानी पीजिए। वह मनोहर जी को पानी पिलाता है और जब मनोहर जी थोड़े से शांत हो जाते हैं तो उनसे पूरी बात पूछता है। वह बड़े ही दर्द में ईशान की एक एक बात राजेश को बताते हैं। तब राजेश भी ईशान की हरकतों को सुनकर दंग रह जाता है। वह सोचता है कि जिसके पास पिता नहीं होते उसको पिता का महत्व पता होता है। जिसके पास पिता हैं वह उनके साथ ऐसा कैसे कर सकता है। राजेश को भी ईशान की हरकतों पर बड़ा गुस्सा आता है, लेकिन वह कुछ भी नहीं कर सकता था। फिर राजेश मनोहर जी से पूछता है, फिर आपने ऑपरेशन के लिए पैसे की व्यवस्था कैसे की। तो मनोहर जी बोलते हैं, बेटा मैंने अपनी ज़मीन को बेच दिया और अब बस मेरे पास 1 बीघा ज़मीन ही बची है। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि अब हम अपना बुढ़ापा कैसे काटेंगे, लेकिन मैं हिम्मत नहीं हारने वाला हूँ। मैं कुछ ना कुछ ज़रूर करूँगा। मनोहर जी की साहस भरी बातों को सुनकर राजेश तो दंग रह जाता है। इतना सब होने के बावजूद भी उन्होंने साहस नहीं छोड़ा। तब राजेश बोलता है, तो आप मेरे साथ आज चलेंगे ना कृष्ण उत्थान के लिए जो कार्यक्रम रखा गया है। तब मनोहर जी बोलते हैं, लेकिन मैं वहाँ जाकर क्या करूँगा। तो राजेश बोलता है, एक बार आप चलिए तो हो सकता है आप जो करने की सोच रहे हैं उसके लिए कुछ उम्मीद मिल जाए। लेकिन बेटा 1 बीघा ज़मीन से हम क्या कर लेंगे, अब तो बारिश भी अच्छी नहीं होती है। इतना कहकर निराशा भरी नज़र से मनोहर जी नीचे देखने लगते हैं। अरे आप चलिए तो हो सकता है कुछ ना कुछ रास्ता ज़रूर मिल जाए। तो मनोहर जी हंस कर बोलते हैं, अच्छा अच्छा ठीक है चलूँगा। आज जाने कितने दिनों बाद मनोहर जी के चेहरे पर हंसी आई थी, क्योंकि आज उन्होंने अपना दर्द किसी के साथ बांटा था, इसलिए आज वह बहुत ही हल्का महसूस कर रहे थे। तो फिर 5 बजे वहाँ पहुँचना है, तो 4:30 बजे तक आप तैयार रहना, हम दोनों लोग साथ ही चलेंगे। अच्छा ठीक है, तुम आराम कर लो। 4:30 बजे जैसे ही बजते हैं तो राजेश मनोहर जी को आवाज़ लगाता है। उसकी आवाज़ सुनते ही मनोहर जी
बोलते हैं, बेटा मैं तो 10 मिनट पहले ही तैयार बैठा हूँ। दोनों लोग सरकारी स्कूल पहुँचते हैं और वहाँ कृषि विशेषज्ञ अपने अपने अनुभव वहाँ के किसानों के साथ साझा करते हैं और उन्हें बताते हैं कि किस प्रकार हम अपने कृषि का उत्थान कर सकते हैं और फसलों के उत्थान को बढ़ाने और कम ज़मीन में ज़्यादा कौन सी फसल पैदा की जा सकती है और कैसे हम कम लागत में ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। उन्होंने हाइड्रोपोनिक कृषि और ऑर्गेनिक कृषि के बारे में भी बताया, क्योंकि उन्होंने बताया कि आजकल बारिश कम हो रही है, ज़मीन का वाटर लेवल भी नीचे जा रहा है, तो हम कम पानी में ऐसी फसलें कर सकते हैं जो आपको अच्छा खासा पैसा दिला सकती हैं और उसमें पानी की भी कम ज़रूरत होती है। जिन किसानों के पास कम ज़मीन है वह भी इस कृषि को कर सकते हैं। सरकार भी इसमें किसानों की मदद करती है। यह सुनकर मनोहर जी की आंखों में तो चमक आ जाती है। उन्हें लगा जैसे वह भी आज कुछ कर सकते हैं। तभी राजेश पीछे से आकर उनके कंधे पर हाथ रख देता है तो मनोहर जी एकदम चौंक जाते हैं। पीछे मुड़कर देखते हैं तो राजेश और एक आदमी को उसके पास खड़ा पाते हैं तो वह पाते हैं कि वह व्यक्ति तो वही है जो सरकार की स्कीम के बारे में बता रहा था। तब राजेश मनोहर जी से बोलता है कि यह मेरे दोस्त कुणाल जी हैं और मैंने आपकी सारी समस्या के बारे में इन्हें बताया है और यह आपसे मिलना चाहते हैं। वह व्यक्ति कम पानी में कम जगह पर होने वाली ऐसी फसलों के बारे में बताते हैं जिससे वह कम लागत में अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं और राजेश जी उन्हें बताते हैं कि आप यह फसल इस समय करो। वह फसल उस समय पर सरकार भी किसानों को लोन देती है। अब तो मनोहर जी को ऐसा लगता है कि शायद भगवान ने उनकी सुन ली, शायद इसीलिए उन्होंने उन्हें यहाँ भेजा है। राजेश कार्यक्रम संपन्न कराता है और मनोहर जी को अपने साथ लेकर उनके घर आ जाता है। वह मनोहर जी से रात के खाने के टाइम उनसे पूछता है कि क्या यहाँ कहीं मुझे किराए पर कोई कमरा मिल सकता है, क्योंकि मुझे यहाँ लगभग 5 साल तो रहना ही पड़ेगा। हो सकता है ज़्यादा भी रहना पड़े। तब मनोहर जी बोले, बेटा तुमने मुझे अपने पिता समान दर्जा दिया है तो यह घर भी तो तुम्हारा ही है और हम बूढ़े बुढ़िया तो अकेले ही रहते हैं। अगर तुम रहोगे तो हमें भी अच्छा लगेगा। मनोहर जी ने इतने प्यार से राजेश से कहा तो वह भी उन्हें चाह कर भी मना नहीं कर पाता है। तब मनोहर जी अपनी 1 बीघा ज़मीन पर उन फसलों को उगाने की सोचने लगते हैं जो कुणाल जी ने उन्हें बताई थी और इसमें राजेश भी उनकी पूरी मदद करता है और सरकार की तरफ से उनको कृषि लोन भी दिलवाता है। धीरे धीरे मनोहर जी फसल को लगाते हैं और 3-4 महीने में ही फसल तैयार हो जाती है और जब 6 महीने होते हैं तो फसल बेचने के लिए तैयार भी हो जाती है। दफ्तर से आने के बाद इन सब में राजेश भी उनकी पूरी मदद करता है, यहाँ तक कि राम देवी जी की भी वह एक बेटे की तरह देखभाल करता है। आज वह दिन भी आ गया जब मनोहर जी बाजार में अपनी फसल बेचने जाते हैं। उनको उस फसल से पूरे 2 लाख रुपए का फ़ायदा होता है, क्योंकि उन्होंने जिस चीज़ की खेती की थी उससे दवाइयाँ बनती थी और उसकी बाज़ार में बहुत ही मांग थी। उन्होंने एक उचित मार्गदर्शन के तहत फसल की पैदावार की जिससे उन्हें बहुत ही फ़ायदा हुआ। इस तरीके से ही 3 साल में ही लगातार मेहनत करते हुए उन्होंने 1 बीघा ज़मीन से 50 बीघा ज़मीन खरीद ली। धीरे धीरे वह बहुत से लोगों को अपने कृषि कार्य में शामिल कर लेते हैं और किसानों का एक संगठन बना लेते हैं। धीरे धीरे उनके गांव की भी तरक्की होने लगती है। जो लोग कृषि कार्य छोड़कर शहर की ओर रोजगार के लिए भाग रहे थे, उन लोगों के लिए मनोहर जी ने एक मिसाल कायम कर दी थी। अब मनोहर जी साल में 25 लाख रुपए कमाने लगे थे। सारे गांव में उन्हीं की चर्चा होने लगी। आसपास के गांव में भी उन्हीं की मिसाल दी जाती थी। सभी किसान उनसे बहुत
खुश रहते थे, क्योंकि उन्होंने अपने नाम के साथ साथ गांव का भी नाम रोशन कर दिया था। एक दिन मनोहर जी बैठे बैठे सोचते हैं कि मैं इतने सारे पैसों का क्या करूँगा, मेरे और मेरी पत्नी के खर्च भी ज़्यादा नहीं हैं। तो वह गांव में एक अस्पताल खुलवाने की सोचते हैं, क्योंकि उन्होंने राम देवी जी के ऑपरेशन करवाते समय शहर को जाने में काफ़ी परेशानी झेली थी, और तब तो उनका साथ देने वाला भी कोई नहीं था। और वह यह बात राजेश को बताते हैं, तो वह भी बात सुनकर खुश हो जाता है, और वह सरकार की मदद से मनोहर जी की अस्पताल खुलवाने की इच्छा पूरी करवाता है। 2 साल में अस्पताल बनकर तैयार हो जाता है। धीरे धीरे मनोहर जी के कार्य की प्रशंसा सोशल मीडिया, न्यूज़पेपर द्वारा मुख्यमंत्री तक पहुंचती है, और उनके साहस और कार्यों से खुश होकर सम्मान देने की खबर न्यूज़पेपर में छपती है। सारे देश में एक गरीब बूढ़े किसान की मेहनत, लगन और सफलता की तारीफ की जाती है। सारे न्यूज़पेपर, टीवी पर मनोहर जी ही चर्चा होती है। माननीय मुख्यमंत्री द्वारा उन्हें 26 जनवरी पर पुरस्कृत करने की सूचना से पूरे गांव में जश्न का माहौल हो जाता है, क्योंकि मनोहर जी ने अपने नाम के साथ साथ सब गांव वालों का भी नाम रोशन कर दिया था। इस खबर को सुनकर ईशान और उसकी पत्नी तो हैरान ही रह जाते हैं। आज वह शुभ दिन आ जाता है जब उन्हें पुरस्कृत किया जाना था, और उन्हें उस शहर में बुलाया जाता है जिस शहर में ईशान रहता था। इधर ईशान के तो पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। वह सोचता है कि उसने तो बहुत बड़ी गलती कर दी। मुख्यमंत्री द्वारा मनोहर जी को सम्मानित किया जाता है, और उनसे 2 शब्द बोलने के लिए कहा जाता है। तब वह बोलते हैं कि वह सब अकेले नहीं कर सकते थे। अगर राजेश ने उनका साथ ना दिया होता। वह राजेश को तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। राजेश भी उनकी सफलता पर वहाँ खड़ा खड़ा खुशी के आंसू बहाए जा रहा था, साथ ही उनके लिए तालियां भी बजाता जा रहा था। उधर ईशान भी दूर से अपने पिताजी को देखे जा रहा था, और उनको मुख्यमंत्री द्वारा सम्मान लेते हुए और भाषण देते हुए सुन रहा था। जैसे ही मनोहर जी स्टेज से उतरते हैं और घर की ओर निकलने लगते हैं, तो ईशान और उसकी पत्नी पिताजी पिताजी कहकर उनके पैरों में गिर पड़ते हैं और उनसे माफ़ी मांगने लगते हैं। तब मनोहर जी उनसे कुछ नहीं बोलते हैं और वह आगे चलने लगते हैं। तब वे लोग राम देवी जी से माफ़ी मांगने लगते हैं और घड़ियाली आंसू बहाते हुए राम देवी जी से बोलते हैं, माँ जी हमें माफ़ कर दीजिए। आप पिताजी से बोलिए ना कि वे हमें माफ़ कर दें। आप तो अपने बेटे को बहुत प्यार करती हो। मुझे प्लीज़ माँ, मुझे माफ़ कर दो। हम लोग आपका ज़िंदगी भर ख्याल रखेंगे, आपकी दिल से सेवा करेंगे। आप लोग हमारे साथ चलिए ना। तब मनोहर जी पीछे आकर तेज से ईशान के गाल पर थप्पड़ जड़ देते हैं। उसकी आवाज़ इतनी ज़ोर थी जिसे सुनकर मीडिया वालों की नज़र भी ईशान पर पड़ जाती है। यह सब देखकर मीडिया वाले दौड़ कर पहुँच जाते हैं। तब मनोहर जी बोलते हैं, बेटा, कौन सा बेटा और किसका बेटा? हमारा सिर्फ एक ही बेटा है, वह है राजेश। और तुम तो हमारे लिए उस दिन ही मर गए थे जब तुमने अपनी माँ के इलाज के लिए पैसे नहीं दिए और यह भी देखने नहीं आए कि तेरी माँ जिंदा भी है कि मर गई है। आज मनोहर जी का गुस्सा तो 7वें आसमान पर था। वह गुस्से में आगे बोलते हैं कि तेरी माँ रात के 12 बजे तुझे जन्मदिन की बधाई देती थी तो तू उस पर चिल्ला पड़ता था। तुझे पता भी है कि तेरी माँ तुझे रात के 12 बजे जन्मदिन की बधाई क्यों देती थी? अरे नालायक, तेरी माँ को डॉक्टर ने साफ साफ बोल दिया था कि आज ऑपरेशन करा लो, नहीं तो आपकी जान को खतरा है। लेकिन तेरी माँ ने अपनी जान की परवाह किए बिना तुझे 9 महीने तक अपने पेट में रखा, पूरे 24 घंटे प्रसव पीड़ा को सहन किया, फिर तू जाकर रात के 12 बजे पैदा हुआ। इसलिए वह हर
साल रात के 12 बजे जन्मदिन की बधाई देती है। ममता के मोह में पागल, अगर वह अपनी जान को जोखिम में न डालती तो तू आज इस दुनिया में ना होता। तुझे जन्म देने के चक्कर में 9 महीने तक मौत से लड़ती रही, लेकिन तूने तो अपनी देवी समान माँ का अनादर ही कर दिया। तू तो बेटा कहलाने के लायक भी नहीं है। और तभी रामकली जी ने दूसरे गाल पर जोर का तमाचा जड़ा और बोली, दूर हो जा अपनी यह मनहूस शक्ल लेकर। और वे लोग राजेश के साथ कार में बैठकर अपने गांव वापस चले जाते हैं। इधर न्यूज़पेपर और सोशल मीडिया दोनों पर ईशान की करतूत के बारे में छापा जाता है। न्यूज़पेपर के पहले पेज पर ही बड़ा बड़ा लिखा होता है, एक कलयुगी बेटा जिसने माँ की ममता को तार तार कर दिया। चारों तरफ ईशान को गालियां दी जाती हैं। इधर जब ईशान के बॉस को सब पता चलता है तो वह भी ईशान को नौकरी से निकाल देते हैं। अब ईशान और उसकी पत्नी किराए के घर में रहते हैं। अब ईशान की ज़िंदगी अच्छे से नहीं कट रही थी, क्योंकि ना ही उनके पास नौकरी थी और ना ही घर। अब वह दर दर की ठोकरें खाते फिर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर उनके माता पिता अच्छे से अपनी ज़िंदगी गांव में गुजार रहे थे। तो दोस्तों, जो जैसा करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। तो दोस्तों, मेरी ये कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर मेरी कहानी आपको अच्छी लगती हो या फिर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब एवं बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलना, ताकि मेरी नई नई कहानियाँ आप तक पहले ही पहुँचती रहें।